नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय सिंह आपका जीएस ट्यूब में स्वागत करता हूं। और हम लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और उसी अध्ययन क्रम में हम लोग वैदिक काल तक पहुंच गए। आज उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़ेंगे और ये वैदिक काल हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ उत्तर वैदिक काल में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहा मिल रहा है। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। बता दूं आपको कि प्राचीनतम लोहे के साक्ष्य अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुए। तो लोहा मतलब उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित हुए। ठीक है, ये इस लोहे ने क्या राजनीतिक जीवन हो, क्या सामाजिक जीवन हो, क्या आर्थिक जीवन हो और इन सबके सम्मिलित प्रभाव से धार्मिक जीवन, सब पे प्रभाव पड़ा। कैसे प्रभाव पड़ा अब वो समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, है ना। चलिए उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। पहले राजनीतिक जीवन पर देखें क्या असर पड़ा हम लोग का। ठीक, देखिए जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल में राजा जन का होता था। मतलब कितने लोग उसके अधीन हैं, कितने जन उसके पास हैं, उससे उसकी महत्व था। क्यों? क्योंकि कृषि अभी स्थापित नहीं हो पाई थी। कृषि से परिचित थे, अपनी निर्वाह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निर्वाह हो रहा था, लेकिन उससे बहुत धन संपदा अर्जित नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उत्पादन उस तरीके से नहीं हो पा रहा था। क्योंकि हल का जो फाल है, हल का फाल, जो हल होता है, हल में यहाँ देखेंगे नीचे साइड में लोहे का फाल लगता है। अब हो सकता है क्षेत्रीय भाषा में आपके यहाँ कुछ और कहा जाता हो, लेकिन हल का जो फाल था पहले वो लकड़ी का बनाते थे, लकड़ी का या तांबे का। तो काम तो चल जाता था, लेकिन बहुत गहरी जुताई नहीं हो पाती थी। और जो आपको एक बात और बताऊं, आप में से जितने लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि भूमि को अगर आपने साल 2 साल 3 साल के लिए परती छोड़ दिया तो उसके बाद हल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस सख्त ज़मीन पर ये ज़्यादा असरदार नहीं होते थे। लेकिन जब लोहा अस्तित्व में आया, मतलब इनको जब पता चला लोहे के बारे में, तो जो कृषि के उपकरण हैं वो लोहे के बनने लगे। और लोहे के बनने के कारण, कृषि के उपकरण जब लोहे से बने तो कृषि की पैदावार अच्छी हुई। कृषि की इतनी पैदावार होने लगी धीरे धीरे कि अधिशेष उत्पादन प्राप्त होने लगा। अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन। मतलब अब बात इतनी नहीं थी कि बस हमारा पेट भर जाए, अब अपना तो पेट भर ही जाए, उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, व्यापार के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो अब खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी। अब खाने पीने की जब कोई समस्या नहीं है, ध्यान से सुनिएगा बात को, क्योंकि एक क्लू आप पकड़ लोगे तो फिर याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब खाने पीने की कोई समस्या नहीं है और ये आ कहाँ से आ रहा है? तो कृषि से आ रहा है। अब कृषि के लिए क्या चाहिए? तो जमीन चाहिए। जमीन, अधिक से अधिक जमीन पर अपने पकड़ बनाना, अपने अपने अंतर्गत लाना सभी जन का काम हो गया। अब किसका बढ़ा मूल्य? जमीन का, कि किसके पास कितनी जमीन है। और जमीन पे अधिपत्य के लिए ये भी जरूरी हो गया कि अधिक से अधिक संतानोत्पत्ति की जाए। भाई लड़ने के लिए कौन कहाँ से आएगा? आदमी विदेश से तो आएगा नहीं। ये जो कबीले के लोग होंगे वही संतानोत्पत्ति करेंगे, वही लड़ाई भी करेंगे जमीन के लिए। और यहीं से आपको देखने को भी मिलेगा कि पुत्र मोह बढ़ता है। क्यों? क्योंकि युद्ध कौन लड़ेगा? पुत्र ही लड़ेगा, पुत्री थोड़ी जाके युद्ध लड़ेगी। और देखिए समाज में परिवर्तन कैसे आ रहा है, पुत्र की चाहत कहाँ से बढ़ रही है। और कृषि एक मेहनत का काम है, और मेहनत का काम है तो जाहिर सी बात है पुत्र ही करेगा। तो यहाँ एक अनकहा सा, मतलब घोषित नहीं अघोषित समझौता
कि भाई पुरुष कह रहा है कि आप घर संभाल लो, मैं बाहर का देख लेता हूं, कृषि का देख लेता हूं। एक अनकहा सा अघोषित सा समझौता। अनकहा अघोषित का क्या मतलब है? अनकहा अघोषित का यह मतलब है कि घर में अगर कोई मेहमान आया है तो एक प्राथमिक दायित्व तो ये माना जाता है कि चाय घर की महिला बताएगी। हाँ, वो दरवाजे पे या कहें कि मेहमान के सामने वो लेकर के नहीं जाएगी, उसके लिए फिर पुरुष को ही आना पड़ेगा। तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये अनकहा सा समझौता है, ये अनकहा सी अनकही सी समझ है ये आपसी समाज की। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ। लोहे से क्या परिवर्तन आ रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा राजनीतिक जीवन में। अब लोहे का तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अब जो फैक्ट हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, राजनीतिक जीवन में क्या हुआ? जब लोहा अस्तित्व में आया तो कृषि बढ़ी। जब ये कृषि बढ़ती है तो अधिक से अधिक जमीन की लालसा बढ़ती है। और तब एक बात आती है, तब मान लीजिए कोई कबीले का सरदार है कि हमें भाई, लोग कह रहे हैं कि ज़मीन और चाहिए। ये कह रहा है ज़मीन तो हम बढ़ा दें, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम सब लोगों के लिए सेना इकट्ठा करें और लड़ाई लड़ें। हम कैसे क्या करें, हमारे पास भी तो सीमित संसाधन है। पब्लिक कह रही है अरे नहीं राजा साहब बताओ कितना देना है, हम दे रहे हैं, काहे परेशान हो। ठीक है, तो एक काम करो कि अगर हमको तुम लोग निश्चित रूप से टैक्स देने लगो वही बली, तो हम कुछ व्यवस्था बनाएं, कुछ सोचें, कुछ ठीक ठाक हिसाब किताब बनाएं। क्योंकि भाई सिर्फ जमीन जीतना नहीं ना है, जीतने के बाद उसको सुरक्षित भी तो रखना है, उसके लिए लगातार सुरक्षा भी तो करनी है कि कोई हमारी जमीन छीनने ना पाए। आप देखिए, अधिशेष उत्पादन है तो देने वाले अपने आप से खुश कि हाँ चलो राजा साहब बताओ कितना देना है। तो अधिशेष उत्पादन की वजह से देखिए यहाँ पर एक चरित्र बदल रहा है। राजा कह रहा है कि बता लाओ स्टाफ रखें और जमीन जीतना ही नहीं है, उसको सुरक्षित भी रखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो राज्य पद जो है वो अनुवांशिक, तो मैंने आपसे कहा कि ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में होने लगा था, लेकिन यहाँ पर देखिए वो जो अनुवांशिकता है कैसे स्थायित्व को प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब जमीन की महत्व बढ़ रहा है तो यहाँ पर जनपद का अस्तित्व आ रहा है। जन कौन थे? व्यक्ति। जनपद, जो जमीन है वो जनपद कहला रही है। आज भी देखिए जिले के लिए जनपद शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, पहले स्टाफ में कौन था? सेनानी, पुरोहित और ग्रामणी। अब स्टाफ भी बढ़ रहा है, सेनानी है, पुरोहित है, सूत है, युवराज है, महिषी है, ग्रामणी है, छत्ता है, भागदूत है, ये सब बढ़ रहा है। भागदूत को याद रखिएगा, भागदूत। क्यों? क्योंकि जो पहले जो टैक्स था यानी बलि थी वो इच्छा पर थी, देने वाले की इच्छा पर थी कि जितना मर्जी है उतना दे और जब मर्जी है तब दे। यहाँ पर क्या हुआ कि टैक्स कलेक्शन के लिए एक अधिकारी रखा गया जिसे भागदूत कहा गया। तो भागदूत कर संग्रह करता है, कर संग्रह करता। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इस अधिकारी को आप ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर राजा का जो पद है वो स्थायित्व को प्राप्त कर रहा है और वो जो राजपद जो है अनुवांशिक में होता जा रहा है और अपने महत्व को प्रदर्शित करने के लिए कुछ चीज़ें और बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ रही हैं? जैसे कि पुरोहित साहब हैं। देखिए, आप में से कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो समझाने के समय कुछ शब्द ऐसे अगर आ जाएंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूँ। भाई मैं कौन हूँ, मेरे नीचा दिखाने से आप नीचा थोड़ी ना हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो मैं जो कहूँगा वो किताब के आधार पर ही कहूँगा। अगर आप चाहेंगे तो किताब को मैं बता भी दूंगा, किताब देख भी लीजिएगा किसी फैक्ट के विषय में। ठीक है, लेकिन विवाद की स्थिति से थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे हमेशा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर जो पुरोहित है, पुरोहित क्या कर रहा है? पुरोहित, राजा साहब भाई मैंने आपको बताया कि राजसूय यज्ञ होने लगे थे। राजसूय यज्ञ क्यों? क्योंकि ये राज्याभिषेक के समय होता था, राज्याभिषेक के समय होता था।
धीरे धीरे ये जो यज्ञ परंपरा है ये आगे बढ़ती है और बहुत सारे यज्ञ स्थापित होते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब आपको मैं पढ़ाऊंगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति, वहां पर ये आपको काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राजसूय यज्ञ हो रहा है, वाजपेय यज्ञ हो रहा है जिसमें रथ दौड़ होती है, रथ दौड़ जिसमें राजा का रथ आगे निकल जाता है तो भाई राजा यशस्वी है, ये है वो है, मत दुनिया भर की बातें, मतलब प्रजा में विश्वास बहाली के लिए होता है। ठीक है, वाजपेय यज्ञ, रथ दौड़ हो गई। अच्छा, एक अश्वमेध यज्ञ आप सबको पता है, एक यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाएगा, घोड़ा जिन क्षेत्रों पर चला जाएगा उन क्षेत्रों को या तो अधीनता स्वीकार करनी है, अगर अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर युद्ध करके अधीनता स्वीकार कराई जाएगी। ठीक है, तो ये अश्वमेध यज्ञ। तो इन सब यज्ञों में आप देखेंगे पुरोहित का काफी फायदा हो रहा है। पुरोहित वर्ग जो ब्राह्मण वर्ग है, देखिए ये धर्म के आधार पर क्या कर रहे हैं कि सरप्लस प्रोडक्शन जो है, विशेष उत्पादन, उस पर अपना महत्व जता रहे हैं। और राजा जो क्षत्रिय वर्ग जिसको माना गया है, सिपाही वर्ग जिसको माना गया है, सेना वर्ग जिसको माना गया है, वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि देखो हम समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण है, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं वरना तुम्हारी जमीन उमीन सब छीन ली जाए। तो कुल मिलाकर के उत्तर वैदिक काल के जब आप अंतिम चरणों में जाएंगे, मतलब 1000 से 600 ईसा पूर्व है, तो जब 700-600 के आसपास जब पहुंचेंगे तो ये प्रवृत्ति एक हावी हो रही है कि ये यज्ञ को बहुत कठिनता बताएंगे और उसमें बहुत प्रकार के यज्ञ बताएंगे, ऐसा बताएं। एक तो ये देखिए राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, 3 तो आपने देख लिए। और ऐसे यज्ञ हैं कि ऋतु परिवर्तन पर यह होने वाला यज्ञ, ऐसे यज्ञ हैं कि भाई महीने में 2 बार जो पूर्णिमा अमावस्या है उसका होने वाला यज्ञ, फिर तो आगे बढ़ेंगे तो सुबह और शाम की जो पूजा होती है उसके में साथ होने वाला यज्ञ। ये सब चीज़ें सब पुरोहित इसमें थोपते हैं, धीरे धीरे चीज़ें ऐसे बिगड़ती चली जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि टैक्स निश्चित कर दिया गया, टैक्स जिसको कि बलि कहा जा रहा है, यहाँ पर बलि, ध्यान रखिएगा, बलि को संग्रह कौन कर रहा है, तो भाग दुध। ठीक है, कितना ले रहा है, तो 1/6 ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो न्याय का काम है वो राजा ही कर रहा है। मतलब देखिए कोई भी राजतंत्र होगा उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब कुछ राजा ही होता है। ठीक है, राजा की मर्जी ही शासन होती है, वो बाहुबली वाला डायलॉग आपको याद होगा। ठीक है, उसके राजा की मर्जी ही उसका शासन होती है, यही राजतंत्र की पहचान होती है, राजा सर्वोच्च व्यक्ति होता है। ठीक है, ये तो हुई राजनीतिक व्यवस्था। आगे चलते हैं सामाजिक जीवन की तरफ। सामाजिक जीवन की तरफ चलते हैं हम लोग, देखते हैं समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है। ठीक, यहाँ से मेनली कुछ खास प्रश्न ही पूछे जाते हैं जिनकी चर्चा मैं समय समय पर कर दे रहा हूँ, लेकिन समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगला चैप्टर इसी से जुड़ा हुआ है। अभी मैं नहीं बताऊंगा तो तब बताना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हाँ, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया हुआ है, पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मैंने बताया है कल, उसमें कहा गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को एक विराट पुरुष से जन्म बताया गया है। तो वहां मैंने आपसे कहा था कि ये जो जन्म है वो कर्म आधारित है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये कर्म आधारित से ये जन्म आधारित परिवर्तन होता जा रहा है। क्यों परिवर्तन होता जा रहा है? इसलिए परिवर्तन होता जा रहा है कि मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है। पहले कर्म के आधार पर परिवर्तन था, अब क्या है, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर क्यों हो रहा है? क्योंकि अब सबके जो धीरे धीरे जीवन में स्थायित्व आ रहा है। ठीक है, कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर इसलिए बदल रहा है क्योंकि मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, या कोई वैश्य है, या कोई शूद्र है, जो भी स्थिति है, तो घर का बच्चा जब, देखिए कभी सुनार या लोहार के घर में जाइएगा, देखिएगा व्यक्ति बचपन से ही सुनारी का काम धीरे धीरे देखते देखते सीख जाता है। कभी आप
बनिया के यहाँ जाइएगा, मतलब परचून की दुकान पे जाइएगा, जनरल स्टोर जिसको आप कहते हैं, देखिएगा बच्चा रेट, पापा दोपहर में आराम करने चले जाते हैं, बच्चा दोपहर में दुकान चला रहा होता है। कभी ध्यान दीजिएगा इस बात पे। पिताजी अगर तलवार राइफल, सेना में आप देखेंगे, सेना में ज़्यादातर लोग जो हैं उसके बच्चे भी देखेंगे आप सेना में ही जाते हैं, ज़्यादातर बच्चों को आप यही मिलेगा। वकील में आपको यही मिलेगा, डॉक्टर्स में आपको यही मिलेगा। क्यों? कई बार आपको लगता होगा क्या बात है कि वकील के घर में ही वकील पैदा हो रहा है, क्या बात है कि डॉक्टर के घर में डॉक्टर पैदा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। उसका कारण ये है कि उसके प्लस माइनस उसका सब्जेक्ट, उसकी जो इंटरेस्ट है, उस शुरुआत से बच्चा जब होता है छोटा, तो घर में देखते देखते उसी तरीके से, उसी लिहाज से वो बढ़ता है। आपके मन में कभी कभी ये भी सवाल होता होगा क्या कारण है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई हीरो हीरोइन है तो उसका बेटा या बेटी हीरो हीरोइन बन जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो बचपन से उस माहौल में पला बड़ा होता है, उस माहौल के प्लस माइनस सब कुछ जान रहा होता है, लाभ हानि क्या है, उस माहौल में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। वो कारण है कि वो बच्चा जन्म से सीखता है और बाद में इसी आधार पर फिर वो व्यवस्था स्थापित होती चली गई। ठीक है, कोशिश किया शॉर्ट में समझाने का, क्योंकि इतना ज़्यादा समय यहाँ नहीं दे सकते वनडे एग्ज़ाम में इन सब चीज़ों पर, क्योंकि कोई महत्व भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा। वो तो बस समझ स्थापित करने वाली बात है, समझ आपको क्लियर हो आ जाए, रटना ना पड़े, आपको पता चले कि कर्म के आधार पर था कि जन्म के आधार पर था। एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो जाए, कर्म के आधार पर कब था, उत्तर वैदिक कि ऋग वैदिक, ये कन्फ्यूजन ना हो। तो आपको क्लियर होना चाहिए, कर्म के आधार पर पहले था, जन्म के आधार पर तो बाद में हुआ, जब स्थायित्व आया, जब कष्ट स्थापित हुई ठीक से। ठीक है, आगे इस काल में जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, यज्ञ अनुष्ठान का महत्व काफ़ी बढ़ा। यज्ञ अनुष्ठान का महत्व बढ़ा, अभी मैं चर्चा कर चुका हूँ, इसका महत्व बढ़ा। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व बढ़ा। ठीक है, कोई भैया नाराज ना होना भैया, ये सब कुछ भी मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, सब किताब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरे से नाराजगी करके क्या करोगे? ये समाज जन्माधारित था, वो ध्यान रखना है। अच्छा, ब्राह्मण का क्या काम था? तो यज्ञ करना और कराना, शिक्षा लेना और देना, और दान लेना और देना, ये 6 प्रकार के काम थे ब्राह्मण के पास। ठीक है, क्षत्रिय के ऊपर सुरक्षा का भार था, जबकि व्यापार का काम वैश्य के हाथ में था। ठीक है, आप देखिएगा बुद्ध काल से आप देखना शुरू करेंगे और आज तक देख लीजिए, बुद्ध काल से आप देखना शुरू करेंगे और आज तक देख लीजिए, पैसा हमेशा ठीक से वैश्यों के पास ही रहा है। मतलब जिसने बाजार का महत्व समझा है, जिसने व्यापार का महत्व समझा है। ठीक है, वो बात अलग है कि कोई ताकत के बल पे छीन ले, कोई धर्म का भ्रम जाल फैला कर छीन ले, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो प्राथमिक जो आप देखेंगे वर्चस्व धन पर, वो व्यापारियों का ही देखेंगे, और आज भी वही हाल है। भले आप किसी को गाली दे लें, पानी पी के कोस लें, वो बात अलग है। ठीक है, शूद्र की दशा थोड़ी सी यहाँ पर निम्न हुई। जब आपका जन्म का निर्धारण या वर्ण का निर्धारण जन्म से हो जाता है, तब थोड़ी समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर चीज़ें उस तरीके से नहीं है जैसे कि आज प्रस्तुत की जाती हैं। आज बड़ा विकृत रूप है। आप मुझे बताइए, आप जहाँ पर भी रहते हैं, मुझे आप बताइए कि बिना नाली सफाई के आप रह सकते हैं क्या? रह सकते हो तो बताइए, आप रह सकते हैं? सड़क पर चलते हैं, जरा से भी कहीं बदबू आती है तो कैसे मुंह बना के निकल जाते हैं। वो साफ सफाई के बिना आप रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि शूद्र का काम हीन है, नहीं, ऐसा नहीं है। इनको भी समाज का अभिन्न हिस्सा माना गया है। ठीक है, इसमें भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब समाज के हिस्सा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अब चूंकि ये समाज के आवश्यक हैं, इसलिए ये अपना वर्ण बदलने ना पाए। अगर सब लोग वर्ण ही बदल लेंगे तो फिर हमको इस काम के लिए आदमी कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो बाद में आगे अभी आप पढ़ेंगे, देखेंगे, खुद ही देखेंगे कि बाद में शोषण फिर सबने सबका किया है। वो बात अलग है कि आज प्रस्तुतिकरण में आदमी ऊपर नीचे बोल जाता है, वो अपनी जगह है बात। अब उनसे कौन बहस करे, कौन बताने जाए, उनको छोड़िए, खैर हमें मुझे बताना भी नहीं है। खैर चलिए, इधर ध्यान दीजिए।
ये कहाँ गया भाई, कर्सर कहाँ गया, ठीक है चलिए। अच्छा, समाज में अनटचबिलिटी जो है, अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी, ये भावना का उदय हो गया, मतलब छुआछूत की भावना का उदय हो गया है, ठीक है। और गोत्र प्रथा भी स्थापित हो गई है, गोत्र प्रथा स्थापित हो गई है। आश्रम व्यवस्था भी स्थापित हो गई है। आश्रम व्यवस्था का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की ही देन है, ठीक है। ब्रह्म जो आप पढ़ते हैं ना, ब्रह्मचर्य की अवस्था, गृहस्थ की अवस्था, वानप्रस्थ, संन्यास, तो ये आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की ही देन है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ दिया जाए कि आश्रम व्यवस्था कब जन्मी, हड़प्पा सभ्यता में, ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में 600 BC में, इस तरीके से, इसलिए याद रखिए इसको, आश्रम व्यवस्था को। अच्छा, यहाँ पर स्त्रियों की जो दशा है थोड़ी सी निम्न हुई। क्यों निम्न हुई, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि कृषि जब स्थापित हो रही है, विशेष उत्पादन जब मिल रहा है, तो एक अनकहा सा समझौता होता है कि भाई आप घर देख लें, हम बाहर देख लें। अब घर देख लें तो जाहिर सी बात है, शिक्षा आपको क्यों क्यों चाहिए, जब आपको घर ही देखना है, रोटी बनानी है, तो शिक्षा आपको क्यों चाहिए, शिक्षा जरूरत ही नहीं है, बेकार में पैसा जाएगा। आज भी बहुत सारे घरों की यही सोच है, तो बेकार में पैसा जाएगा, ठीक है। और इसका प्रभाव क्या हुआ कि उपनयन संस्कार धीरे धीरे इनके यहाँ बंद हुआ। उपनयन संस्कार, अभी संस्कार की चर्चा होगी, यहाँ बता देता हूँ। उपनयन संस्कार जिसे कि आप यज्ञोपवीत संस्कार कह समझते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे आप जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। तो जनेऊ संस्कार, ध्यान रखिए, आमतौर पर एक धारणा है कि ये शादी से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये धारणा है, सच नहीं है। ये शिक्षा से संबंधित है, शादी से लेना देना नहीं है, विवाह से लेना देना नहीं है, ठीक है। ठीक, इसके अलावा मैंने थोड़ी देर पहले जब चर्चा की तो आपको बताया था कि पुत्रों का महत्व कैसे बढ़ रहा है इस उत्तर वैदिक काल में। क्यों, क्योंकि भूमि को जीतना है, भूमि की सुरक्षा करनी है, अधिशेष उत्पादन करनी है, उसमें पुत्र ज़्यादा मांग में, डिमांड में है पुत्र, इन सब कामों के लिए, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, पुत्री या कहें स्त्री की दशा में यहीं से देखिए गिरावट आ रही है। शिक्षा भी नहीं देना है, जरूरी नहीं, और पुत्र की चाहत भी बढ़ रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे एक संवाद है याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। ये आपसे पूछा था याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कहाँ पर दिया हुआ है, तो आप कहेंगे बृहदारण्यक में, बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कहाँ पर है, तो बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इसको याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे, सती प्रथा समाज में अभी भी नहीं थी, सती प्रथा अभी भी नहीं थी, पर्दा प्रथा अभी भी नहीं था, ठीक है। नियोग प्रथा थी, ठीक। तो ये सती प्रथा, पर्दा प्रथा नहीं थी। बृहदारण्यक वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, आश्रम कब व्यवस्था कब आई वो इंपॉर्टेंट है। उपनयन संस्कार स्त्रियों के बंद हुए तो वो ध्यान दीजिएगा, उपनयन संस्कार का संबंध किससे है वो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको साफ सफाई का प्रोग्राम हो जाए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अरे आओ भाई, ना लेट रिस्पॉन्ड करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको सेंटर कर लेते हैं, हाँ चलिए। अब आते हैं आर्थिक जीवन पे क्या असर पड़ता है, आर्थिक जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। आपको मैंने पहले भी बताया कि कृषि से परिचित हो तो गए थे, लेकिन उसका महत्व जो है अब समझ में आया था अधिशेष उत्पादन के बाद, लोहे के जन्म के बाद।
लोहे की पूरी कहानी मैं कह चुका हूँ, दोबारा अब यहाँ पर नहीं कहूँगा, ठीक है। फालतू का बात को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो व्यापार है वो भी होता था, जैसे कि मैंने चर्चा में कहा आपसे, क्या कहा था मैंने कि अधिशेष उत्पादन है तो अब धीरे धीरे व्यापार भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? मान लीजिए अधिशेष उत्पादन है, मैंने कहा कि कृषि के उपकरण लोहे के हैं, तो कृषि के उपकरण लोहा है, तो इसमें हल के में ज़रूरत पड़ेगी। फिर फसल हो रही तो कटाई में लोहे का ज़रूरत पड़ेगा, और ज़मीन को जीतना है तो उसमें तीर तलवार भाला भी बनेगा। तो कहने का मतलब है कि ये हल बनाने वाला, कटाई करने वाले मजदूर, या इन सब के हसिया है, तलवार है, भाला है, फाल है बनाने वाला एक वर्ग, ये सब भी तो समाज में उत्पन्न होंगे, मतलब लोहार वहार भी तो समाज में उत्पन्न होंगे। उनका लेन देन कैसे होगा? तो लेन देन भाई ऐसे अधिशेष उत्पादन से, भाई इनको ये खेती नहीं कर रहे हैं तो इनका ये जब लोहे का सामान देंगे तो इनको यहाँ पे अनाज मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ने लगी हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर रथकार, लोहार, चर्मकार, इन सब की चर्चा आपको देखने को मिलती है। मतलब आर्थिक जीवन जो है वो तेजी से चल रहा है, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी आपसे चर्चा की जाए। ये परीक्षा के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिविल में इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आपसे कह दे कि उत्तर वैदिक काल में होने वाले आर्थिक जीवन में परिवर्तन को ऋग्वैदिक काल से तुलनात्मक रूप से बताइए, तो वहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर आपके लिए कोई इतना महत्व की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, धार्मिक जीवन में क्या अंतर आता है उसको देखिए। आर्यों का जो क्या है, ऋग्वैदिक काल के बाद जब बढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये हिमालय से विंध्याचल तक, ये जो क्षेत्र है नॉर्थ इंडिया वाला, मतलब एक मिनट रुकिएगा, काम भर का तो बना ही दूं। ये जो विंध्याचल रेंज है और ये हिमालय की रेंज है, ये जो एरिया है इसी को तो आर्यवर्त कहा जा रहा है। तो बात ये है कि जब पूर्व में प्रसार हुआ तो इनको कृषि योग्य भूमि बड़ी मिली। कृषि योग्य भूमि का आपको ये फिर बता दूं, दो आब सिंचाई का जो क्षेत्र है वो यही है। दो नदी है गंगा यमुना, उसके बीच का जो क्षेत्र है वो भरपूर पानी मिल रहा है, और तो आपके जो ज़मीन है वो वैसे भी उपजाऊ होती है, ठीक है। तो ये सब इनका आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले चर्चा भी की कि धार्मिक जीवन की जब बात करेंगे आप, तो यहाँ पर यज्ञ का महत्व बढ़ रहा है। यज्ञ का महत्व जो है वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है इसमें? कठिनता भी आ रही। क्या आ रही इसमें? मंत्रोच्चार बढ़ रहा है, मंत्रोच्चार बढ़ रहा है, तरह तरह के अनुष्ठान बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे चर्चा मैंने की थी कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ रहा है। इसके अलावा और क्या अंतर हो रहा है? देवताओं की महत्ता में परिवर्तन आ रहा है। पहले इंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण थे, मैंने आपको कल बताया है, इंद्र बहुत महत्वपूर्ण थे। अब प्रजापति जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये कौन है? तो सृजन के देवता है, सब कुछ सृजन किया इन्होंने, बनाया, क्रिएटर है। इनका महत्व काफी बढ़ा है। अब पहले कौन था? इंद्र। उत्तर वैदिक काल में जो है रुद्र को शिव माना गया है, रुद्र को शिव माना गया है, और विष्णु जो हैं इनको सबका पालक और रक्षक माना जाने लगा है। पालक और रक्षक। पालक सब्जी वाला नहीं, पालक मतलब पालने वाला। पूषण जो कि वनस्पति के देवता थे, वो अब शूद्रों के देवता हो गए। वनस्पति के देवता थे, वनस्पति के देवता थे, पशु के देवता थे, अब वो शूद्रों के देवता हो गए, पूषण। और पूषण ही वो व्यक्ति हैं जिनके रथ, इनका रथ बकरे खींचते थे। मतलब ऐसे कोई प्रतिकृति होगी, अब कोई देखना तो देखने तो गया नहीं है, तो ऐसा कुछ विवरण होगा जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि इनका रथ बकरे खींचते थे, ठीक है। अच्छा, यज्ञ जो हो रहा है यहाँ, मंत्रोच्चार अनुष्ठान तो बढ़ रहा है। यहाँ पर बलि
भी बढ़ रही है। वही बलि जो आप समझते हैं कि गला काटने वाला मामला, वो बलि भी बढ़ रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अतिथि। अतिथि अतिथि, अतिथि मतलब मेहमान, जिसके आने की तिथि पता ना हो, अतिथि। ठीक है, इसको लोग देवता तुल्य मानते थे, देवता तुल्य मानते थे। ठीक है, हालांकि इनको गोघना भी कहा गया, गोघना, गोघना, गोघन। क्यों? क्योंकि देवता तुल्य हैं और इनका जो आदर सत्कार के लिए मतलब गाय का मांस भी खिलाया जाता था। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, आप सबसे प्रिय वस्तु उनको अर्पित करने की कोशिश करते हो। मतलब कोई आया है तो आप सोचते हो, जो नॉनवेज वाले हैं नॉनवेज की तरफ सोचते हैं, नॉनवेज का क्या है हिसाब किताब है। अगर मान लीजिए मंगल है, बृहस्पति है, इस तरीके से चीज़ें फंस गई, फिर सोचते हैं कि चलो पनीर ही बन जाए। तो आप सबसे महंगी चीज़ देते हो ना। वही हाल यहाँ पर है, जो देवता तुल्य है, इसलिए अपनी जो सबसे महंगी चीज़ है वो देने की बात होती थी। गोघना, गाय के मांस की बात होती थी, तो गोमांस खिलाता था, इसलिए अतिथि को गोघना कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, अतिथि को गोघना कहा गया है और गाय को अघन्या, ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे देवताओं को माना जा रहा है। इसके बाद कुछ दार्शनिक पक्ष भी आया। दार्शनिक क्या पक्ष आया कि आप वो पढ़ते होगे, जब तक जियो धार लेके घी पियो। ये जो दर्शन है, कुछ दर्शन, जैसे कि आप योग पढ़ते हैं, योग, एक मिनट, योग, योग किसने दिया? तो पतंजलि ने दिया। ये वाला पतंजलि नहीं, वो तो उनके नाम पे है। ठीक है, सांख्य किसने दिया? तो कपिल ने दिया। ठीक, न्याय किसने दिया? तो गौतम ने दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऐसा वैसा मत समझिएगा। ठीक है, ये तीन तो आपको याद ही रखने हैं। मीमांसा, मीमांसा दो है, एक पहले की है पूर्व की, एक उत्तर है। मीमांसा उत्तर, पोस्ट। पूर्व की जैमिनी ने दिया है, बाद वाली वादरायण ने दिया है, वादरायण। आमतौर पर आपसे योग, सांख्य और न्याय ही पूछा जाता है। ये क्या है? ये जीवन को देखने का नजरिया, दर्शन क्या है। ठीक है, षड दर्शन इसी को कहा गया है। और जब तक जियो उधार लेके घी पियो, ये लोकायत दर्शन है, लोकायत दर्शन। ठीक है, तो ये सब दर्शन की चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन वहाँ करेंगे जहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म की उत्पत्ति हो रही है, वहाँ पर चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये कि आपसे पूछा ये जाता है संस्कार। संस्कार क्या होता है? संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण। और व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो जन्म लेता है, उसको कैसे उत्तम नागरिक के रूप में बनाना है, समाज के लिए तैयार करना है, उसके लिए संस्कार होते हैं। संस्कारों की संख्या कितनी है? तो 16। आपसे यही संख्या पूछी जाएगी, कुछ और नहीं पूछा जाएगा। 16 संस्कार है। एक गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, गोदान, समापवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ठीक है, 16 ये हैं, लेकिन आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस संख्या याद रखिए। मतलब संस्कार कितने हैं? तो 16 है। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। बस यही वनडे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। उत्तर वैदिक काल में विवाह की स्थिति क्या थी? तो विवाह 8 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते थे विवाह। याद रखिएगा, विवाह 8 प्रकार के होते थे। तो अब कौन कौन से, ये जरूरी नहीं है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ये 8 रटने की जरूरत नहीं है, याद मत करिएगा। हाँ, ये मालूम होना चाहिए कि संस्कार कितने हैं? तो 16। विवाह कितने प्रकार के हैं? तो 8। ठीक है, आश्रम व्यवस्था में कितने वर्ग हैं? तो 4। आश्रम बताया था ना आपको, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था।
तो बस इस तरीके से संख्या याद रखिएगा, आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उपनयन संस्कार मैंने आपको पहले बता दिया, उपनयन संस्कार शिक्षा से संबंधित है, कभी ये पूछा जाए तो बता दीजिएगा निश्चित रूप से, ठीक है। बाकी चीज़ें, बाकी संस्कार पूछे नहीं जाने चाहिए और पूछे जाएंगे भी नहीं, ऐसे पूछने लगे तब तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो वो निश्चित रूप से आप देखेंगे संख्या ही पूछी जाएगी, और संख्या ही पूछी भी गई है। और कौन कौन से हैं ये कभी कोई नहीं पूछेगा। संस्कार की संख्या 16, और संस्कार कहाँ पर वर्णित हैं तो ग्रह सूत्र में। संस्कार कहाँ पे वर्णित हैं तो ग्रह सूत्र में। संस्कार की संख्या 16 कहाँ वर्णित है तो गृह सूत्र में, ठीक है। विवाह की संख्या 8, ठीक। आश्रम जो है वो 4, ठीक। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर वैदिक काल है आज कंप्लीट हुआ है। और अब अगली बार जो हम लोग पढ़ेंगे 600 BC, 600 ईसा पूर्व, देखेंगे सिकंदर के आक्रमण को, देखेंगे ईरानी आक्रमण को, देखेंगे 16 महाजनपद देखेंगे। और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी है एंशिएंट इंडिया के हिस्से से। महाजनपद का उदय देखेंगे। देखिए अभी तक आपने क्या देखा, आपने देखा कि पहले जन लोग इम्पोर्टेंट थे ऋग्वैदिक काल में, जब कृषि से परिचित हुए तो भूमि का महत्व समझे तो धीरे धीरे जनपद का कॉन्सेप्ट आया, और जनपद अब बहुत बड़े स्तर पर होने लगे तो महाजनपद का कॉन्सेप्ट आया, महाजनपद, ठीक है। और महाजनपद को ही 16 महाजनपद है वही हमको पढ़ना है। अब 16 महाजनपद जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे 16 महाजनपद पढ़ेंगे, और इन्हीं में से एक जो महाजनपद है मगध, उसका उत्कर्ष पढ़ेंगे, जिसमें आप बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयन है, पाटलिपुत्र की स्थापना है, वो सब अब वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर और चीज़ क्या पढ़नी होती है इसी कालखंड में, एक तरफ जहाँ राजनीतिक गतिविधि में 16 महाजनपद उदय हो रहे हैं, वहीं धार्मिक गतिविधि में क्या हो रहा है, बौद्ध धर्म स्थापित हो रहा है, जैन धर्म स्थापित हो रहा है। बौद्ध और जैन मतलब राजनीतिक जीवन में यहाँ उथल पुथल चल रही है, और धार्मिक जीवन में यहाँ उथल पुथल चल रही है, ठीक। महाजनपद में, और इसी समय आप देखेंगे कुछ विदेशी आक्रमण भी हो रहे हैं। मान लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर इसलिए बता दूं कि आप जब कल पढ़ने बैठें और किताब से चाहें तो कुछ पढ़ के आ जाएं। अब ये समझिए, इसी समय यहाँ पर ईरानी आक्रमण भारत में हो रहा है, और यूनानी मतलब सिकंदर का भी आक्रमण हो रहा है। तो क्या स्थितियाँ हैं वो हम लोग देखेंगे, लेकिन ये आज नहीं देखेंगे, देखेंगे हम लोग कल। तो पहले 16 महाजनपद पढ़ेंगे, फिर 16 महाजनपद में बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ेंगे, फिर ईरानी और यूनानी आक्रमण पढ़ेंगे, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग कल। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वाणी को विराम देता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर ही पूछ लिया करिए, ठीक।